हेलो एवरीवन, बायो शिक्षा विद अखिल में आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी। हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग ये 4th यूनिट है और ये यूनिट 5 मार्क्स की है। ठीक है, आइए बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में केवल और केवल हम बायोटेक्नोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन मीन्स सामान्य परिचय की बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी वर्ड कार्ल एरिकी ने दिया था। कार्ल एरिकी एक कृषि अभियंता थे, हंगरी के थे और 1919 में इन्होंने ये वर्ड दिया था। बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और टेक्नोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी में कुछ तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अब ये क्या है, किस तरह से किया जाता है, सिंपल लैंग्वेज में पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम कुछ डेफिनेशंस हैं, स्पेशली यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो वैलिड है, मानी जाती है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं क्या है ये। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि सजीवों में, जिनमें भी स्पेशली सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, पादप है, कोशिकाएं हैं, या इनके घटकों का या इनमें संपन्न होने वाले प्रक्रमों का उपयोग हम मानव कल्याण उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए, यानी कि मानव के काम में आने वाले उत्पाद बनाने के लिए करते हैं, तो ऐसे विज्ञान की शाखा को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कि मैं आपको एक वर्ड और बता दूं कि जैव प्रौद्योगिकी केवल और केवल मानव कल्याण के लिए कार्य करती है। हम जब बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस देखेंगे तो आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर फील्ड, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन यानी कि औषधि में, चिकित्सा क्षेत्र में, वातावरणीय यानी कि एनवायरनमेंट में। लेकिन अगर आप इनका कंक्लूज़न निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ केवल और केवल मानव कल्याण के लिए किया जा रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी मानव कल्याण के लिए कार्य करती है। और मैंने आपको बता दिया कि सूक्ष्म जीव हैं, जैसे जीवाणु है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, सेल्स है, इनमें संपन्न होने वाले प्रक्रम हैं या इनका कोई घटक है, उसका उपयोग केवल और केवल मानव के लिए काम में आने वाले, या मैं बोलूँ मानव उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन आती है यूरोपियन फेडरेशन के अकॉर्डिंग। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी मीन्स जैव प्रौद्योगिकी सूक्ष्म जीवों संवर्धित ऊतकों, ये वही बात कर रहे हैं, बस कुछ वर्ड्स को ऊपर नीचे किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी सूक्ष्म जीवों संवर्धित ऊतकों, कोशिकाओं, अंगों की क्षमताओं की प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों, ये वर्ड कोई कन्फ्यूज़न पैदा नहीं कर रहा। प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का मतलब है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को प्राप्त करने के लिए जैव रसायन यानी कि बायोकेमिस्ट्री, सूक्ष्म जीव विज्ञान मीन्स माइक्रोबायोलॉजी, और इंजीनियरिंग मीन्स अभियांत्रिकी का समाकलित उपयोग है। आपकी बात समझ में आ गई होगी कि हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस किसी चीज़ के प्राप्त करना चाहते हैं, वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन किसी भी संदर्भ में हो सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे ह्यूमिलिन या इंसुलिन, ये क्या है आपको पता चल जाएगा लास्ट के वीडियोज़ में जब एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। उसका प्रोडक्शन हमें करना है तो हमें हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और इंजीनियरिंग, इन तीनों को काम में लेना पड़ेगा, इन तीनों का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। तो इन तीनों का उपयोग करके, इनका इंटीग्रेशन स्टडी करके या इनका समाकलित उपयोग करके जो विज्ञान की शाखा बनाई जाती है उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ओके, बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री, बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री है, उसको हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हिस्ट्री के संदर्भ में याद रखने हैं। अभी हम बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स के बारे में देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स कौन सी हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कोर्स में है, हम डिटेल्ड स्टडीज़ की करेंगे। एनिमल टिश्यू कल्चर है, मीन्स जंतु तक संवर्धन है। पादप आनुवंशिक अभियांत्रिकी है, प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसी प्रकार से जंतु आनुवंशिक अभियांत्रिकी है। एक क्लोनी प्रतिरक्षी उत्पादन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में हम वन लाइन में जानेंगे। पुनर्योगस डीएनए तकनीक है, मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में REDT भी कहते हैं। जंतुओं में भ्रूण स्थानांतरण है, डीएनए में नैनो टेक्नोलॉजी। ये बातें हो गई। वर्तमान समय में मैं आपको ये भी बता दूं कि जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जैसे वर्ड काम में लिए जा रहे हैं। अब इस चैप्टर में, जैसे कि हमने कहा था, या इस वीडियो में हम केवल बायोटेक्नोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, तो वो जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं।
इस वीडियो में या इस चैप्टर में आपको कुछ डेफिनेशंस मिलेंगी और कुछ छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे, जैसे बायोसेंसर है जिसकी बात हम अभी करेंगे, बायोचिप्स है, बायोफिल्म है, इनकी बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया मीन्स इंडिया में क्या स्कोप है, क्या क्या कार्य किए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क है और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन क्या क्या हैं, ये सूक्ष्म स्तर पर हम बात करेंगे, लेकिन ये सारे के सारे बिंदु हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी स्पेशली 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। इसलिए आप अवेयर रहें और पूरे अटेंटिव होकर इस वीडियो को देखें। PDF आपको पहले से प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। तो देखें, बायोसेंसर की बात करते हैं। बायोसेंसर क्या है? जैव संवेदक। क्या है? जैव संवेदक। जैव संवेदक क्या होते हैं? ये एक प्रकार से जैविक पदार्थों का सम्मिश्रण होता है। क्या होता है ये? जैविक पदार्थों का सम्मिश्रण होता है जो रासायनिक एवं घ्राण संवेदनाओं को वैद्युत संकेतों में बदल देता है। रासायनिक और घ्राण संवेदनाओं को किस में बदल देता है? वैद्युत संकेतों में बदल देता है। और वैद्युत संकेतों में बदलने के लिए एक ट्रांसड्यूसर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ट्रांसड्यूसर की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रक्त ग्लूकोज यानी कि ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो एक बायोसेंसर है। आप बड़े गौर से सुने, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बेशक इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, आपको थोड़ी टफ लगे, लेकिन अगर आप इसे समझेंगे तो बहुत आसान है। ऐसा एप्लीकेशन है, ऐसा डेफिनेशन है जिसे हम जनरली अपने दैनिक जीवन में आसपास जरूर होते हुए देखते हैं। हमने बोला बायोसेंसर। बायोसेंसर क्या बोला हमने? कि एक जैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है जो रासायनिक एवं घ्राण संवेदनाओं को वैद्युत संकेतों में बदल देता है। किसके द्वारा बदल देता है? जिसके द्वारा बदलता है उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। एग्जाम्पल चाहिए हमें। हमने बोला कि ब्लड ग्लूकोज है, यानी कि रक्त ग्लूकोज है, वो एक जैव संवेदक है। क्या है? या एक व्यावसायिक जैव संवेदक का सामान्य उदाहरण है। कैसे है? ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा रक्त ग्लूकोज को तोड़ता है, यह अपघटित करता है। तो यहां पर रक्त ग्लूकोज एक बायोसेंसर का काम कर रहा है। और देखिए, आपने सिंपल तरीके में देखा होगा, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें ग्लूकोज का लेवल चेक करने के लिए आजकल एक डिवाइस आता है। वो डिवाइस बायोसेंसर एप्लीकेशन बेस्ड डिवाइस है। तो मधुमेह रोगियों में लिखा है, इसमें मधुमेह रोगियों में ग्लूकोज मॉनिटर व अन्य चिकित्सीय उपयोग जो किए जाते हैं वो बायोसेंसर के एग्जाम्पल है। बायोसेंसर केवल और केवल ऐसा नहीं है कि मानव के लिए बना है, वो एग्रीकल्चर फील्ड में बना है। यानी कि आप जल में प्रदूषक पता लगाना चाहते हैं, पेस्टिसाइड्स पता लगाना चाहते हैं पर्यावरण में, तो उनके लिए भी क्या बनाए गए हैं? बायोसेंसर बनाए गए हैं। वायुजनित जीवाणुओं के सुदूर संवेदन में जैव आतंकवाद की गतिविधियों को रोकने के लिए, प्रोटीन अभियांत्रिकी में रोग कारकों की पहचान करने में। नेक्स्ट, ये जैव संवेदक कई प्रकार के होते हैं। इनके कार्य और प्रकृति के आधार पर इनको बांटा जा सकता है। जैसे फ्लोरोसेंट ग्लूकोज जैव संवेदक, जैसे DNA जैव संवेदक, मतलब वहाँ पर जैव संवेदक कौन होगा? DNA होगा। ओजोन जैव संवेदक, वहाँ बायोसेंसर कौन होगा? ओजोन होगा। माइक्रोब्स जैव संवेदक, वहाँ पर माइक्रोब्स जैव संवेदक होंगे। मेटास्टेटिक कैंसर कोशिका जैव संवेदक, और नैनो सेंसर मीन्स नैनो संवेदक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बायोचिप्स। बायोचिप्स क्या होती? बायोचिप्स को हम DNA चिप्स बोल सकते हैं। DNA चिप्स। बायोचिप्स को हम DNA माइक्रो एरे बोल सकते हैं। तो आप DNA चिप्स भी याद रखें, यहाँ लिख लें DNA चिप्स ऑब्लिक लगा के, कि इनको DNA चिप्स भी बोला जाता है। इनका विकास किसने किया? इनका विकास किया था स्टीफन P.A. फोडोर ने। किसने किया था? स्टीफन P.A. फोडोर ने। स्टीफन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग और अप्लाइड फिजिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने 1991 में इसका विकास किया। देखिए, माइक्रो एरे या DNA चिप्स हैं क्या? DNA सूक्ष्म व्यू यानी कि DNA एरे DNA अणुओं का संग्रह है जो ठोस सतह से जुड़ा रहता है, और इसकी सहायता से एक ही समय में एक से अधिक जीनों की अभिव्यक्ति के स्तर का मापन किया जाता है। बायोचिप्स में काम में आने वाला पदार्थ
संयुग्मित क्वार्ट्ज, सोडा ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है। ये चीज़ आप याद रखें। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि सूक्ष्म डीएनए अणुओं का संग्रह होता है बायोचिप, जो केवल ठोस सतह से जुड़ा रहता है और एक समय में एक से अधिक जीनों की अभिव्यक्ति के स्तरों का मापन इसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, जो डीएनए चिप होती है या माइक्रोएरे होता है, वो द्विकुंडलित डीएनए का आधा हिस्सा, द्विकुंडलित डीएनए के आधा हिस्सा बनाने वाले अन्वेषी डीएनए यानी कि प्रोब डीएनए के बिंदु चिपके रहते हैं, जो परीक्षण के लिए काम में लिए जाते हैं। माइक्रोएरे कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे डीएनए माइक्रोएरे है और प्रोटीन माइक्रोएरे है। डीएनए माइक्रोएरे डाक टिकट से भी छोटे होते हैं। क्या? डाक टिकट से भी, एक मिनट, डाक टिकट से भी छोटे होते हैं, जिनके कांच के अविस्तर पर लगभग 4 लाख छोटे छोटे सेल्स यानी कि कोष्ठ पाए जाते हैं। प्रत्येक कोष्ठ में डीएनए का एक सूक्ष्म बिंदु पाया जाता है। प्रत्येक सूक्ष्म बिंदु में जीनों की एसएस रज्जु या सिंगल स्टैंडर्ड या एकल रज्जुक डीएनए अनुक्रम पाए जाते हैं, सीक्वेंस पाए जाते हैं। प्रोटीन सूक्ष्म व्यू, प्रोटीन सूक्ष्म व्यू संलग्नी आबंध आमापन तकनीक पर आधारित होता है, जो विलयन में उपस्थित लक्ष्य अणुओं तथा स्थिर अणुओं के साथ बनने वाले उत्पादों पर निर्भर करती है। प्रोटीन सूक्ष्म व्यू के उपयोग से न्यूक्लियोकैम्बर प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन, संलग्निग्राही प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, एंटीबॉडी सूक्ष्म व्यू, औषध प्रोटीन, एंजाइम स्तर, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है। प्रोटीन सूक्ष्म व्यू का सामान्य उदाहरण एंटीबॉडी माइक्रोएरे का है। मैं आपको और भी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, डीएनए चिप वो तकनीक है, वो तरीका है जिससे जीन्स के अभिव्यक्ति के स्तर का मापन किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। जीन अभिव्यक्ति क्या होती है? 11th क्लास में हमने जीन अभिव्यक्ति पढ़ रखा है। जीन अपने आप को किस तरह से अभिव्यक्त करता है। तो एक समय में एक से अधिक जीनों की अभिव्यक्ति का स्तर एक कोशिका के अंदर कितना है, इसको हम डीएनए चिप के थ्रू समझ सकते हैं। इन शॉर्ट और वन लाइन में मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी है कि बायोचिप क्या होती है। अगर आपको बायोचिप देखनी हो तो मैं आपको बता दूं कि बायोचिप का जो काम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये देखें, ये नॉर्मल सेल है। हम क्या देखना चाहते हैं? देखिए, इसमें लिख भी रखा है मेजर एक्सप्रेशन लेवल्स ऑफ जीन, एक्सप्रेशन ऑफ एमआरएनए, यानी कि जीन के एक्सप्रेशन को, जीन की अभिव्यक्ति को एक सेल में अंदर कितना है इसका मापन किया जाता है। और ये पता लगाया जाता है कि जीन्स आर टर्न्ड ऑन और ऑफ इन ए सेल एंड टिश्यू, कि कौन से जीन अभिव्यक्त हो रहे हैं और कौन से जीन अभिव्यक्त नहीं हो रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसी प्रकार से ये डीएनए माइक्रोएरे, प्रोटीन माइक्रोएरे, अलग अलग प्रकार के चिप्स बनाए जा सकते हैं। इसी में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है बायोफिल्म। बायोफिल्म क्या होती है? सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं का समुच्चय है। ये स्तर रूप से सतह से संलग्न रहता है। यह समुच्चय पॉलीसैकेराइड निर्मित आधात्री द्वारा ढका रहता है। बायोफिल्म सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं तथा बाह्य कोशिक बहुलक पदार्थों की बनी होती है। इनका निर्माण प्राकृतिक तथा रूपांतरित वातावरण में देखा जा सकता है। उदाहरण है अपशिष्ट जल उपचार, जल की गुणवत्ता में अचानक परिवर्तन प्रक्रियाओं में मूलभूत इकाई के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल पढ़ लिया हमने बायोफिल्म क्या है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया बायोफिल्म क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। ये बुकिश लैंग्वेज है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि बायोफिल्म क्या है, तो आपने डेंटल क्लॉक देखा होगा। डेंटल क्लॉक क्या होता है वो भी देखते हैं। वेट, ये बायोफिल्म से बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा कुछ सेकंड्स पहले, तो हमें लगा पता नहीं क्या है। बायोफिल्म्स आर कलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सराउंडेड बाय द स्लाइमी दे सिक्रेट अटैच्ड टू एन इंटर और लिविंग सरफेस। हमने अभी अभी यही पढ़ा था। आपको मैं वापस वो डेफिनेशन बोल रहा हूँ जो हमने पीछे पढ़ी है। बायोफिल्म एक सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं का समुच्चय है। अब आप देखें, ये दांत यानी कि टीथ की लेयर है और इस पर डेंटल प्लाक लगा हुआ है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बायोफिल्म एक सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं का समुच्चय है जो स्थिर रूप से सतह से आसंजित यानी कि
संलग्न रहता है। यह समुच्चय सामान्यतः पॉलीसैकेराइड द्वारा बनी आधात्री से ढका रहता है। ये बायोफिल्म सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं व बाह्य कोशिक बहुलक पदार्थों के द्वारा बनी होती है। इनका निर्माण प्राकृतिक और रूपांतरित वातावरण में देखा जा सकता है। तो आप देखें ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। बायोफिल्म ऑन इंडस्ट्रियल फूड कंटेनर, यानी कि कोई खाद्य पदार्थ का कंटेनर है तो उसमें सूक्ष्म जीव आएंगे और अपना जैविक कोशिकाओं का एक समुच्चय बनाएंगे, खूब सारे हो जाएंगे, कॉलोनी बनाएंगे, तो वो एक बायोफिल्म है। ऐसे ही दांत को अगर हम साफ़ नहीं करेंगे, दांतों को साफ़ नहीं करेंगे तो वहाँ पर एक डेंटल प्लाक, एक लेयर जम जाएगी जिसे डेंटल प्लाक कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बनती है, इसे भी बायोफिल्म कहते हैं। और इसी प्रकार से जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, अगर उनको स्टरलाइज नहीं किया जाएगा तो उन पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉलोनी बना लेंगे, जैविक कोशिकाओं का समुच्चय बना लेंगे, जिसे बायोफिल्म कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अगर कहीं पे जल है, अपशिष्ट जल है, अगर उसका उपचार नहीं किया जाएगा तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे और उस जल की गुणवत्ता में अचानक परिवर्तन आ जाएगा। तो ये बायोफिल्म थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद में जो हमारा टॉपिक आता है बायोफिल्म का। आई होप आपकी बायोफिल्म समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया में हम ये पढ़ेंगे कि भारत में, इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए या बायोटेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए कितने इंस्टीट्यूट बनाए गए, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स बनाए गए, केवल उनके बारे में हम एक सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा है NBTB। NBTB मीन्स नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड। 1982 में इसे स्थापित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ये सबसे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन था। ये कुछ पॉलिटिक्स की बातें आ गई, लेकिन इतना सा आपको ज्ञान होना चाहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अधीन ये कार्य करता था। लेकिन इसके महत्व को देखते हुए 1986 में, 1986 में, ये देखिए 1986 में स्वतंत्र रूप से जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो गया कि DBT की स्थापना कब की गई थी? 1986 में की गई थी। इसी संदर्भ में जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान बढ़े, रिसर्च बढ़े, इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिले, लोग सामने आए, रिसर्च करें। इसको बढ़ावा देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई केंद्र बनाए गए। उन केंद्रों की एक सूची है, वो सूची आपके सामने है। ये सूची आपको नॉर्मली तरीके से याद होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि ये एक सामान्य सा बिंदु है और हमें याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि मैं आपको बता दूं, इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाया गया है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है, जिसे भारतीय विज्ञान संस्थान कहते हैं। यहाँ पर आनुवंशिकी अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के संदर्भ में काम होते हैं। और मोस्टली जितने भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया गया है। जैसे मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी है मदुरई में, बहुत संस्थान है कोलकाता में, JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूना यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। ये प्लांट टिश्यू कल्चर के संदर्भ में काम करती है। ये सारी लिस्ट आपके सामने है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ये दिल्ली में है। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि जब DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे तो इसका नाम निश्चित रूप से आएगा कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद। ये ओंकोजीन, कोशिका रूपांतरण, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संरचना के बिंदुओं पर कार्य करता है। राष्ट्रीय रोध क्षमता विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। इस प्रकार से भारत में कई ऐसे इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए। इसके अलावा ये लिस्ट बहुत लंबी, हमने तो केवल कुछ फेमस इंस्टीट्यूट्स के नाम देखे हैं जहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत में जैव प्रौद्योगिकी का जो केंद्र है या विभाग है वो काम क्या करता है? वो काम मानव कल्याण के लिए जितने भी उत्पाद बनाए जा सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स, सेल्स या उनके घटक या उनके प्रक्रमों के द्वारा, वो तो करता ही है। साथ ही साथ
ये जनन द्रव्य संरक्षण के लिए भी कार्य करता है। संरक्षण के लिए वापस किसी न किसी इंस्टीट्यूट की नीड होगी, तो उनका संरक्षण करने के लिए कुछ विभाग बनाए गए हैं, कुछ एजेंसी बनाई गई हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स बनाए गए। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो नाम आता है वो आता है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संपदा ब्यूरो, जो नई दिल्ली में है और क्लोनीय फसलों के जनन द्रव्य संरक्षण का कार्य करता है। इस प्रकार से कई इंस्टीट्यूट बनाए गए, जैसे CIMAP, ये रहा CIMAP, मीन्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, यह लखनऊ में है। इसी प्रकार से TBGRI, ये TBGRI ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह त्रिवेंद्रम में है। और राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संपदा ब्यूरो, ये न्यू दिल्ली में है। ये 2-3 इंस्टीट्यूट आपको याद रखने हैं जो जनन द्रव्य संरक्षण के संदर्भ में, या पादप जंतु जो भी है, जब इनको लगता है कि इसके जनन द्रव्य का संरक्षण करना चाहिए। ये बहुत लंबी बात है, जनन द्रव्य संरक्षण क्या है, ये 11th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, आगे आएगा तब डिटेल में बात कर लेंगे। जनन द्रव्य का संरक्षण करना इन इंस्टीट्यूट्स का, इन एजेंसी का काम होता है। नेक्स्ट, केरल में राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें अंत में, तो यूनिडो मीन्स औद्योगिक विकास संगठन, किसका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। ये 1983 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, यानी कि ICGEB मीन्स इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना करता है। कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का औद्योगिक विकास संगठन 1983 में दिल्ली में ICGEB की स्थापना करता है। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ बायोटेक्नोलॉजी पार्क हैं, हमें संख्या याद रखनी है स्पेशली। अब आप बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी पार्क होते क्या हैं। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क ऐसे होते हैं, पार्क का मतलब गार्डन नहीं है यहाँ पे। आपने कई बार सुना होगा इंडस्ट्रियल पार्क, मसाला पार्क। तो पार्क से, बायोटेक्नोलॉजी पार्क से मतलब ये है कि हमारे देश में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित कुछ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे बिजनेसमैन को, ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को एक प्लेस प्रोवाइड करवाती है ताकि उनको सुविधा हो सके कि वो बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री स्थापित कर सकें और मानव कल्याण कर सकें। और अभी तक 19 बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाए जा चुके हैं और 15 से अधिक बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाए जाने प्रस्तावित हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स की अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क एक यूपी में है, आंध्र प्रदेश में है। गोल्डन जुबली बायोटेक पार्क, ये कांचीपुरम में, तमिलनाडु में है। गुवाहाटी बायोटेक्नोलॉजी पार्क आसाम में है। बायोफार्म बायोटेक्नोलॉजी IT पार्क, ये अंधारुआ भुवनेश्वर में है। TICL अंतर्राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये हिंजावड़ी पुणे में है। और किन्फ्रा जैव प्रौद्योगिकी पार्क केरल में है। किन्फ्रा, इसमें लिखा हुआ नहीं, आप लिख लें किन्फ्रा, वेट, किन्फ्रा बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, केरल में। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के पार्क्स के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा स्कोप हम देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा ऐसे मेडिसिन बनाना जिनसे कई रोगों का निदान किया जा सके, कई रोगों का उपचार किया जा सके। पहला टॉपिक हमारा यही है, पहला एप्लीकेशन है जिसमें आपने देखा होगा ह्यूमलिन है, मानव वृद्धि हार्मोन है। ये सारे के सारे आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा बनाए गए उत्पाद हैं।
ह्यूमलिन आर्टिफिशियल इंसुलिन है जिसे ह्यूमलिन बोला गया है। एल कंपनी ने बनाया था, अमेरिकन कंपनी है। इसको डिटेल स्टडी करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब हम आरडीटी पढ़ेंगे, पुनर्योगज डीएनए तकनीक पढ़ेंगे, तब मैं आपको ह्यूमलिन के बारे में भी बताऊंगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में ह्यूमलिन बनाया गया, तो ये बहुत बड़ी खोज थी हमारे लिए, बहुत बड़ा एक सफलता थी, अचीवमेंट था। नेक्स्ट, आनुवंशिक अभियंत्रित जीवाणु से प्राप्त टीके, वैक्सीन बनाना। जब हम लास्ट की यूनिट में इम्यूनोलॉजी में जाएंगे तब हम वहाँ पर वैक्सीन में के बारे में बात करेंगे। वहाँ पर आप संयुग्मित टीके पढ़ेंगे, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही बनाई गई है। आनुवंशिक रूपांतरित जीवाणु द्वारा डीएनए अन्वेषी का उत्पादन, यानी कि डीएनए प्रोब्स का उत्पादन। ये डीएनए प्रोब क्या काम करते हैं? ये डीएनए प्रोब डिजीज़ को निदान करने में काम आते हैं। हाइब्रिडोमा तकनीक, ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावी बनाने के काम करती है। खाद्य टीकों का विकास किया गया जिनसे रोगों से रक्षा हो सके। जीन उपचार की तकनीकें बनाई गई जिनसे आनुवंशिक रोगों का उपचार किया जा सके। इसी प्रकार से प्लांट बायोटेक्नोलॉजी मीन्स पादप क्षेत्र में अगर हम बात करें, बोटनी के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है वो देखते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वांछित पादप के क्लोन्स अगर हमें बनाने हो, दुर्लभ पादप प्रजाति जो विलुप्त होने के कगार पे है, संरक्षण कर लिया गया है, लेकिन उसके क्लोन्स बनाकर यानी कि सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा हम उसकी प्रजाति की संख्या को बढ़ा सकते हैं। कायिक भ्रूण उत्पादन कर सकते हैं इसी प्रकार से सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा ही, और कायिक क्लोनिए बनाए जा सकते हैं। अगुणित पादपों का संवर्धन किया जा सकता है, प्ररोशीस संवर्धन किया जा सकता है, कृत्रिम बीज उत्पादन किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स आगे आएंगे, मैं आपको बता दूं, डिटेल स्टडी करेंगे इनके बारे में, कम से कम 5 से 7 लाइन, और इनके एप्लीकेशंस डिटेल में देखेंगे हम। कायिक भ्रूणों को संपुटीकरण यानी कि जिन्हें आर्टिफिशियल सीड भी हम बोलेंगे वहाँ पर, ये एप्लीकेशन किस में हो गए? बोटनी में या पादप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो आती है जंतु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या काम किया गया। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने छोटे क्लासेस में भी देखा होगा कि रोजलिन इंस्टीट्यूट जो कि स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जो कि स्कॉटलैंड में है, वहाँ के वैज्ञानिक हुए थे एक इयान विल्मट। कौन थे? इयान विल्मट। और उनके साथियों ने एक भेड़ बनाई थी जिसे डोली भेड़ नाम दिया गया था। बनाई थी मतलब आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई थी। उसे क्या नाम दिया गया था? डोली भेड़। इस डोली भेड़ को बनाने में न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, और ये न्यूक्लियर ट्रांसफ़र तकनीक डिटेल में हमारे कोर्स में है, और इसकी स्टडी हम 37वें चैप्टर में करेंगे जिसका नाम म्यूटेशन है। ओके, तो आपके समझ में आ जानी चाहिए। सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है, रोजलिन इंस्टीट्यूट वो इसलिए क्योंकि जब इस यूनिट का टेस्ट लिया जाए तो आपको ध्यान रहे या आप बोल ना सके कि हमने पढ़ा नहीं। ओके, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि इयान विल्मट ने और उनके साथियों ने 6 वर्ष की आयु की फिन डोरसेट, कौन सी भेड़ थी? फिन डोरसेट भेड़ की एक स्तन कोशिका ली, उसका केंद्रक निकाला, और स्कॉटिश ब्लैक फिश की एक अंड कोशिका ली, और एक क्लोन बनाया जिसका नाम डोली रखा गया था। क्या नाम था उसका? डोली नाम रखा गया था। वर्तमान में 20 से अधिक जंतु जातियाँ ऐसी बनाई जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं व्यावसायिक महत्व की सामग्री के उत्पादन में। व्यावसायिक महत्व की सामग्री उत्पादन से क्या तात्पर्य है? कोशिका व ऊतक संवर्धक तकनीक, एल्कोहल, एसीटोन, ग्लिसरॉल, कार्बनिक अम्ल, विटामिन, एंजाइम, एकल सेल संवर्धन द्वारा प्रतिजैविक और बायोगैस का उत्पादन, ये व्यावसायिक महत्व की सामग्री के उत्पादन हैं। इन तकनीकों के द्वारा कम उपयोगी उत्पाद को हम अधिक उपयोगी उत्पाद में बदल सकते हैं। अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आए तो मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ इसमें। बायोगैस आपको पता है गोबर से बनाई जाती है, और बायोगैस प्लांट अभी इससे नेक्स्ट यूनिट में आएगा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बायोगैस का जनरली अगर हम उपयोग देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, उपले बना लेते हैं जिन्हें ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। लेकिन बायोगैस प्लांट के थ्रू आप उसका उपयोग कई तरीकों में ले सकते हैं। बायोगैस में तो लेंगे जिससे आप ईंधन बनाएंगे और खाना बनाने के काम में ले सकते हैं।
और उसके बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा उसे आप एक फर्टिलाइज़र के रूप में खेतों में काम में ले सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक वो तरीका है जो कम उपयोगी पदार्थ को अधिक उपयोगी बना देता है। पर्यावरण के क्षेत्र में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद भी रखना है। पर्यावरण के क्षेत्र में एक साइंटिस्ट हैं आनंद मोहन चक्रवर्ती, इन्होंने सूडोमोनास पुटेडा बैक्टीरिया है एक, सूडोमोनास पुटेडा जिसे सुपरबग भी कहते हैं, के द्वारा तेल नियंत्रण का काम किया। क्या किया? तेल नियंत्रण का काम किया। आप समझ नहीं पाएंगे कि ये तेल नियंत्रण क्या है। देखें, हमें अच्छी तरह पता है कि आज भी सामानों को ले जाने का और लाने का कार्य शिप्स के द्वारा किया जाता है, जहाज़ों के द्वारा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनका तेल रिस कर समुद्र की जल की सतह पर एक लेयर बना लेता है, एक परत बना लेता है, जिससे उस जल में O2 की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऐसी स्थिति में वहाँ के जीवों के लिए जीवन जीना कठिन हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। तो इस समस्या का निजात आनंद मोहन चक्रवर्ती ने निकाला और उन्होंने एक ऐसा सुपर बग बनाया जो इन खनिज तेलों का विघटन करने में सक्षम था। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि इन शॉर्ट मैं कहूँ कि तेल प्रदूषण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा सकता है? सूडोमोनास पुटेडा के द्वारा, जिसे सुपरबग कहते हैं। आनंद मोहन चक्रवर्ती के द्वारा ये खोजा गया था। ये 3 बातें आपको स्पेशली याद रखनी है, भूलनी नहीं है। क्या? तेल प्रदूषण नियंत्रण सूडोमोनास पुटेडा के द्वारा। सूडोमोनास पुटेडा क्या है? एक सुपरबग है। ये क्वेश्चन आएगा 1 मार्क में, 2 मार्क में, तो सिंपल सा आएगा सुपरबग क्या है, या सुपरबग से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे। सुपरबग सूडोमोनास पुटेडा एक जीवाणु है जिसे आनंद मोहन चक्रवर्ती ने खोजा था, और ये तेल प्रदूषण का नियंत्रण का काम करता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में हम बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी की कुछ ब्रांचेस की। जैव प्रौद्योगिकी ये ब्रांचेस हैं जैसे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, जैव सूचना प्रौद्योगिकी, भोजन व पोषण जैव प्रौद्योगिकी, जैव संसाधन व पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी। ये ब्रांचेस हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की हैं। हमने बीच में बात की थी, मैंने बोला था आपको कि बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, या बायोटेक्नोलॉजी के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का इतिहास अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी की मानव की जानकारी में आने से पहले भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे कैसे? मानव लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से वाइन, बियर, सिरका इनका उत्पादन कर रहा था, जो कि एक कोशिक सजीवों की क्रियाशीलता द्वारा संपन्न होती है। तो अगर आप खुद देखें तो शराब और बियर बनाने में इसका उपयोग किया जाता था। कब किया जाता था? ये 6000 ईसा वर्ष पूर्व पहले की बात है। डबल रोटी ये भी किण्वन के द्वारा बनाई जाती है। 4000 ईसा वर्ष पूर्व के बारे में जानकारी हमें मिलती है। पुरातन ग्रीस में पनीर का उत्पादन 2000 ईसा वर्ष पूर्व के पहले की जानकारी हमें मिलती है। इथेनॉल का उत्पादन 1150 से हमें मिलता है। तो ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है ये लिस्ट आपके सामने ये रही। इनमें से आपको कोई भी स्पेशली याद नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है वो बताता हूँ। वो इसलिए नहीं करनी है कि जितनी भी लिस्ट है ये, या जितने भी नाम आने हैं वो सारे नाम हमारे मोस्ट प्रोबेबली इसी यूनिट में आ जाएंगे, या जो कुछ बचेंगे वो म्यूटेशन है, जेनेटिक्स है, ऐसे यूनिट्स में उन साइंटिस्ट के नाम आ जाएंगे। तो फालतू में इस टेबल को याद करना या लिखना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्धिमत्ता नहीं होगी। तो ये हिस्ट्री है, इसमें बहुत सारे हैं, जैसे हरगोविंद खुराना है। हरगोविंद खुराना का नाम आपने 11th में पढ़ा है। पीसीआर है, पीसीआर में जब बात करेंगे तो कैरीमूलिस का नाम आ जाएगा। स्टर्नले कौन है? हर्बर्ट बोयर है। बायोटेक्नोलॉजी वर्ड कार्ल एरिके ने दिया, इसके बारे में हमने बात की। फ्रेडरिक डब्ल्यू वोट की बात हम बैक्टीरियोफेज में कर चुके हैं 11th क्लास में, ठीक। अभी भी करेंगे जब हम वैक्टर पढ़ेंगे। एडवर्ड बुकनर है, एंजाइम में हम पढ़ चुके हैं। डब्ल्यू वाल्डेयर है, गुणसूत्रों की खोज की थी, 11th में पढ़ चुके हैं। और बाप्टिस्ट लामार्क है,
यानी कि लामार्कवाद 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल। रॉबर्ट हुक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक है, ये भी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ऐसे जितने भी नाम हैं वो सारे नाम हम या तो पढ़ चुके हैं या कुछ पढ़ने बाकी हैं। जब हम जैसे जैसे हम एक एक नाम के बारे में आएंगे, मैं आपको रिकॉल करवाता जाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट कि देखिए ये नाम आ गया और ये उस लिस्ट में था। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का एक जनरल इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम आरडीटी की बात करेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बायोटेक्नोलॉजी के। आई होप आपके ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसमें स्पेशली जिन पॉइंट्स पे हमने चर्चा की है, जैसे कि बायोसेंसर है, बायोफिल्म है और बायोचिप्स हैं, ये 3 बिंदु हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बायोटेक्नोलॉजी के जो कुछ स्कोप्स हमने पढ़े थे उनमें कुछ नाम आए थे, जैसे डॉली भेड का नाम आया था, इयान विल्मट का नाम आया था, आनंद मोहन चक्रवर्ती, सूडोमोनास पोटेटा, सुपरबग, ये नाम आपको याद रखनी है स्पेशली। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी के सारे पॉइंट्स हैं, चाहे हमने चिकित्सा के क्षेत्र में देखे हों या पादप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखा हो, ये सारी बातें आगे के वीडियोज़ में, आगे के चैप्टर्स में दोबारा से रिपीट होंगी और डिटेल्ड रिपीट होंगी। लेकिन कुछ जो बिंदु मैंने बोले हैं उनको आप स्पेशली याद रखें, कार्ल एरेगी का नाम याद रखें, डेफिनेशन याद रखें और कुछ नहीं। तो अगर फिर भी इसके बावजूद आपको किसी टॉपिक में या किसी जगह प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।